एमए उत्तरार्ध हिंदी के समस्त विद्यार्थियों को मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं उसका नाम है भाषा विज्ञान के अन्य जो शाखाएं हैं उनसे उनका संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं में से जो दो प्रकार की ये होती है, एक होती है गौण और एक होती है मुख्य। सबसे पहली है मुख्य। उस मुख्य में हमने प्रोक्त विज्ञान के बारे में, प्रोक्त विज्ञान से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पिछले व्याख्यान में चर्चा की है। आज हम इसके मुख्य ही जो प्रकार हैं उनके अंतर्गत यहाँ और कौन कौन सी अन्य जो भाषा विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनसे भाषा विज्ञान का क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र एमए उत्तरार्ध हिंदी, भाषा विज्ञान का अन्य शाखाओं से संबंध मुख्य व गौण रूप ये होते हैं। और मुख्य में हमने प्रोक्ति विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है, जिनके अंतर्गत यहाँ प्रोक्ति है, प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान और उन सब से इस भाषा विज्ञान का जो संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोक्ति विज्ञान। पिछले व्याख्यान में हमने प्रोक्ति विज्ञान पर चर्चा की और समाज में जब मनुष्य रहता है तो अपने विचारों का विचार विनिमय उसे करना पड़ता है। यहाँ प्रोक्ति का प्रयोग वह करता है तथा वाक्य उसी का विश्लेषण करने पर भी प्राप्त होते हैं। अतः वाक्य मूलतः भाषा की सहज इकाई नहीं हो सकते। जैसे हम एक वाक्य बोलेंगे यहाँ पर कि लंका का अत्याचारी राजा रावण अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता को उठाकर अपने रथ पर बैठा कर ले गया। पता चलने पर राम और उनकी सेना ने उस पर चढ़ाई की। यहाँ युद्ध में रावण पक्ष के कई लोग मारे गए। अंत में वही हुआ जो होना था। राम ने रावण को बाण से मारा और रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। यह एक प्रोक्ति है जिसमें कई वाक्य सम्मिलित हैं। और जैसे युद्ध में रावण पक्ष के काफी लोग मारे गए, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य है राम ने रावण को बाण से मारा, ये दूसरा वाक्य हो गया। आदि ये सभी वाक्य आपस में सुसंबद्ध है। और प्रोक्ति विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रोक्ति का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन विश्लेषण के साथ ही, चूंकि यह अध्ययन भी भाषा के जो अन्य स्तर हैं, भाषा के अन्य स्तर कौन कौन से हैं, जैसे वाक्य है, रूप है, ध्वनि है, ये इसके अन्य स्तर हैं। इनके अध्ययन की तरह एक कालिक, काल क्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा सैद्धांतिक रूप में हो सकता है। इसलिए इसके एक कालिक प्रोक्ति विज्ञान जिसमें किसी भाषा की एक काल की प्रोक्तियों का अध्ययन हो, काल क्रमिक प्रोक्ति विज्ञान जिसमें काल क्रमानुसार किसी भाषा की प्रोक्तियों का विकासात्मक अध्ययन हो। साथ ही काल क्रमिक तुलनात्मक प्रोक्ति विज्ञान दो भाषाओं की प्रोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तथा व्यतिरेकी या सैद्धांतिक आदि भेद माने जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे जिस मुख्य रूप की चर्चा करने जा रहे हैं
वो मुख्य रूप है वाक्य विज्ञान। वाक्य को भाषा की मूलभूत सहज इकाई मानने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है तथा अब भी काफी भारतीय जो शास्त्री है और जो व्याकरण है इसी मत के हैं। इसलिए वाक्य से चलता आ रहा रूप ध्वनि आदि की संरचना पर विचार करने की परंपरा रही है तथा आज भी है। उक्त तर्क के आधार पर वाक्य को भाषा की मूलभूत सहज इकाई हम कह सकते हैं और उसी को मूलभूत सहज इकाई मानकर उसे किसी प्रोक्ति का विश्लेषण करने पर प्राप्त एक इकाई रूप में मानना अधिक समीचीन रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वाक्य विज्ञान भाषा की वह शाखा है जो वाक्य का अध्ययन विश्लेषण करती है। और आगे वाक्य विज्ञान में वाक्य का अध्ययन विश्लेषण भाषा के अन्य स्तरों की तरह जैसे एककालिक रूप, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी और सैद्धांतिक रूपों में किया जा सकता है। इसलिए प्रोक्ति विज्ञान की तरह इस शाखा के भी कई रूप या उपशाखाएं मानी जा सकती है। वाक्य का अध्ययन पद क्रम के अनुसार होता है, अन्वय के आधार पर होता है, निकटस्थ अवयव के आधार पर होता है, केंद्रिकता या मूल वाक्यता के आधार पर होता है, जिसको हम मूल वाक्यता को बीज वाक्यता भी कहते हैं, रूपांतरित वाक्यता, बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना, परिवर्तन के कारण व दिशाएं और आदि की दृष्टि से ये किया जाता है। तीसरा जो हम मुख्य जो इसका प्रकार मान सकते हैं वह है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त रूपों पदों का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रोक्ति के भीतर कई वाक्य मिलते हैं उसी प्रकार वाक्य के भीतर रूप रूबरू होते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में 4 रूप हैं और ये 4 रूप कौन कौन से हैं? जैसे राम ने इसका कर्ता कारक रूप है। इसके बाद रावण को ये कर्म कारक रूप है। बाण से ये कर्ण कारक का रूप है तथा मार धातु का भूतकालिक रूप माना जा सकता है। आगे रूप विज्ञान में रूप रचना का अध्ययन होता है। पश्चिमी भाषा शास्त्री मॉर्फोलॉजी रूप विज्ञान में शब्द रचना को भी लेते हैं तथा उन्हीं के अनुकरण पर बहुत से भारतीय भाषा शास्त्री भी, लेकिन शब्द रचना तो शब्द विज्ञान में आता है, रूप विज्ञान में नहीं। इसके भी वही भेद होते हैं जैसे एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी और सैद्धांतिक। अब हम जिस चौथे मुख्य रूप पर चर्चा करेंगे वह है शब्द विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिम में इस तरह का कोई विभाग भाषा विज्ञान में नहीं है, लेकिन शब्द विज्ञान तथा इसके लिए अंग्रेजी प्रतिशब्द जिसको हम कहते हैं वर्डालॉजी मेरे अपने बनाए हुए शब्द हैं। ये लेखक का कथन है। और शब्द विज्ञान, हिंदी वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि सादृश्य पर तो वर्डालॉजी, फोनालॉजी, मॉर्फोलॉजी आदि के सादृश्य पर। अंग्रेजी में लोग शब्द विज्ञान को लेक्सिकोलॉजी में समाहित करने की बात सोचते हैं, लेकिन लेक्सिकोलॉजी तो कोश विज्ञान है जो सर्वथा अलग है। कुछ लोग मॉर्फोलॉजी में इसकी कुछ बातें ले लेने के पक्ष में हैं, किंतु शब्द रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के भंडार का प्रयोग, रचना, इतिहास आदि के आधार पर वर्गीकरण, किसी भाषा के शब्द भंडार, इतिहास, उसमें परिवर्तन के कारण तथा दिशाएं, उसमें परिवर्तन के कारण क्या क्या है और उसकी दिशाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में वो चर्चा करते हैं। इसके बाद शब्दों से संबद्ध अन्य अनेक प्रकार के इतिहास, उसके अध्ययन रूप विज्ञान, मॉर्फोलॉजी में सुविधापूर्वक नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि रूप विज्ञान रूप का विज्ञान है और जैसे शब्द का नहीं। उदाहरण में हमने देखा कि राम ने रावण को बाण से मारा, ये मारा रूप है, तो इसके भीतर राम, रावण, बाण तथा मार धातु शब्द है।
शब्द शब्दकोश में होते हैं और उसका एक अर्थ होता है, जबकि रूप का अर्थ भी होता है और उस वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दिखाने की क्षमता भी होती है। अर्थ उसके भीतर शब्द होने के कारण तथा संबंध दिखाने की क्षमता उसमें प्रयुक्त संबंध तत्व जैसे ने, को, से आदि होने के कारण संबंध तत्व वाक्य में इन शब्दों राम रावण बाण के संबंधों का द्योतन करते हैं। एक को कर्ता, दूसरे को कर्म तथा तीसरे को करण आदि बनाते हैं। शब्द विज्ञान भी एक कालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक और व्यतिरेक आदि हो सकते हैं। पांचवा जो इसका मुख्य कारण है वह है ध्वनि विज्ञान। रूपों या शब्दों का विश्लेषण करें तो हम ध्वनि पर पहुंचते हैं और इसी को स्वन फोन भी कहते हैं। ध्वनि विज्ञान में इन ध्वनियों स्वनों का अध्ययन करते हैं। सच पूछा जाए तो इस ध्वनि के अध्ययन के दो रूप हैं। एक तो मात्र सैद्धांतिक है और सैद्धांतिक के अंतर्गत यहाँ जिसमें जिन उच्चारण अवयवों से ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही किसी भाषा की ध्वनियों के विषय में तो नहीं। सामान्य रूप से स्वर तथा व्यंजन में अंतर, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण, अक्षर, बलाघात तथा अनुतान आदि पर विचार करते हैं। ध्वनि विज्ञान का दूसरा रूप भाषा सापेक्ष होता है, जिसमें भाषा विशेष की ध्वनियों पर विचार करते हैं और इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। उस भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था, उसमें बलाघात, अनुतान, संधि, संहिता, संगम, विवृति आदि का विवेचन आता है। अंग्रेजी में प्रथम को फोनेटिक्स तथा दूसरे को फोनोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब फोनेटिक्स को स्वन विज्ञान तथा फोनेलॉजी को स्वन प्रक्रिया कहने लगे हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण भी इसी आधार पर किया जा सकता है, जैसे एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी और सैद्धांतिक। लेकिन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है, क्योंकि ध्वनि होने के कारण इसमें औच्चारणिक, जिसका उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण हम किस तरह से करते हैं, संवहनिक, उसका संवहन, उसका निर्वहन या उसकी प्राप्ति किस रूप में की जा रही है, और श्रावणिक, उसको किस रूप में सुना जा रहा है। यहाँ छठा जो इसका मुख्य रूप है अर्थ विज्ञान। भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन अर्थ विज्ञान में किया जाता है और वो वास्तव में अर्थ विज्ञान का ही विषय है। इसमें अर्थ क्या है, अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, वह कितने प्रकार का होता है तथा अर्थ में परिवर्तन के कारण और उनकी दिशाएं कौन कौन सी हैं। समानार्थकता भी उनमें होती है, विलोमार्थकता भी उनमें होती है और बहुअर्थता आदि का अध्ययन भी हम करते हैं। जैसे पद के जो अर्थ हैं, हिंदी का एक शब्द है पद। अब पद के तीन अर्थ हम लेते हैं। सामान्य अर्थों में पद का अर्थ हम पैर से भी लेते हैं, आपके चरण पद किधर हैं, या दूसरा जो अर्थ हम इसका करेंगे वह है कविता के या काव्य के लिए। यदि हम इस पद शब्द का अर्थ करते हैं तो वह है कविता के पदों के लिए। और तीसरा जो अर्थ है वह है आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं या आप किस पद पर हैं। तो देखिए, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। पद का अर्थ पैर भी होता है, पद का अर्थ कविता के पद भी होते हैं, और पद का अर्थ तीसरा जो अर्थ है ओहदा, आप किस ओहदे पर हैं, किस पद पर हैं। यहाँ हिंदी में एक शब्द और चलता है। उदाहरण के रूप में मैं ये आपके जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो अर्थ विज्ञान है या अर्थ विज्ञान से भाषा विज्ञान का किस तरह से संबंध होता है, दूसरा जो शब्द है वह हम प्रयोग में लेते हैं त्रिभंगी लाल। प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभंगी लाल किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वो बांसुरी वादन करते हैं तो अपने शरीर को तीन भागों से टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं और पहले अपनी गर्दन को तिरछा करेंगे, फिर अपनी कमर को तिरछा करेंगे और फिर अपने पैरों को एक दूसरे पैर पर रखकर वे सुंदर बांसुरी वादन करते हैं। तो तीन त्रिभंगी लाल का जो एक सार गर्भित जो अर्थ होता है वह होता है कि तीन प्रकार की भाव भंगिमाओं को धारण करते हुए जब श्री कृष्ण के द्वारा बांसुरी वादन किया जाता है,
इसीलिए उन्हीं श्री कृष्ण को हम त्रिभंगी लाल के नाम से जानते हैं। और सारंग, तीसरा जो उदाहरण मैं देना चाहूँगा वह है सारंग शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, एक दोहा हिंदी साहित्य में प्रचलन में है कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। अब देखिए, शब्द एक है सारंग, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। 7 प्रकार कवि ने सारंग शब्द का इस दोहे में प्रयोग किया है, लेकिन 7 ही रूपों में उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। यानी वर्षा के बादल हैं, पानी का घड़ा है, एक नायिका है, सफ़ेद साड़ी है, हरिण है, और तालाब या सरोवर है। इसके कई अर्थ हैं। और इसी तरह से यह भी एक कालक्रमिक तुलनात्मक व्यतिरेकी होते हैं। और अर्थ विज्ञान में शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दबंध, पदबंध, वाक्य, प्रोक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि सभी के अर्थ का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, थोता चना बाजे घना, यह सब अर्थ विज्ञान के ही विषय माने जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको भाषा विज्ञान के जो अन्य जो रूप हैं या जो प्रकार हैं जिनसे उसका संबंध बताया गया है, तो हमने आज चर्चा की मुख्य रूपों पर। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे गौण रूपों पर। धन्यवाद।